प्रधानमंत्री का ऐलान, कालेधन के खिलाफ और सख्ती होगी। इसके अलावा जिस तरीके से आज दिन भर बैंक के बाहर और एटीएम के बाहर लंबी कतारें रही हैं, दिन भर तमाम बड़ी खबरें हैं, उनकी चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री ने किया ऐलान, कालेधन के खिलाफ और सख्त होंगे नियम। नए नोटों की कमी से लोगों की बढ़ी मुश्किलें, एटीएम और बैंकों में उमड़ी भीड़। केंद्र सरकार पर विपक्ष के आक्रामक तेवर, कांग्रेस ने कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला। ममता का सभी दलों से एकजुट होने की अपील। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी, एक जवान शहीद। महबूबा मुफ्ती का शांति बहाली के लिए बातचीत पर जोर। जापानी उद्योगपतियों को भारत में निवेश का न्योता, कोबे में प्रधानमंत्री ने की शिकनसेन बुलेट ट्रेन की सवारी। छोटे और मझोले उद्योगों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर। भविष्य में ज्यादा बेहतर होंगे भारत अमेरिका संबंध, अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा का बयान। भारत से रिश्ते मजबूत करना नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप की प्राथमिकता। बैंकों और डाकघरों के बाहर आज भी लंबी कतारें और अफरा तफरी का आलम रहा। तो एटीएम के बाहर भी कहीं लंबी लाइन तो कहीं कैश न होने से लोग खासे परेशान और गुस्से में भी दिखे। लेकिन सरकार ने कहा कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश भर में एटीएम से पैसे निकालने वालों की भारी भीड़ दिखी। दूसरे दिन भी एटीएम की कमोबेश वही स्थिति रही। कहीं कैश नहीं तो कहीं लंबी लाइन ने लोगों को परेशान कर दिया। नोट बदलने वालों की लंबी कतारें बैंकों और डाकघरों के बाहर भी लगी रहीं। बेटे बीवी बच्चे अलग तंग कर रहे हैं, ग्राहक अलग तंग कर रहे हैं, नहीं लो तो लड़ने को आते हैं। और यहाँ पे 2000 का नोट दे रहे हैं जो कि कहीं टूट भी नहीं सकता। अभी तो जो फैसला लिया है वो तो अच्छा है, लेकिन पब्लिक को क्या तकलीफ है? पब्लिक को तो वो गरीब पब्लिक बढ़ रही है। इसमें गरीब पब्लिक का है ना बहुत तकलीफ हो रही है। जो अमीर लोग हैं उनको तो घर बैठे काम हो रहा है। एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लाइनों से विदेशी सैलानियों को भी दो चार होना पड़ रहा है। वो यूरो यहीं चेंज करवा सकते हैं, लेकिन फोटोकॉपी करने के पासपोर्ट पैसा भी नहीं है। लखनऊ, पटना और रांची में सुबह से ही बैंकों, डाकघरों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी और अफरा तफरी की स्थिति रही। तो हैदराबाद और बेंगलुरु में भी लोग बैंकों और एटीएम के बाहर नकदी लेने के लिए कई घंटे लाइन में खड़े रहे। बहुत दिक्कतें हो रही है, इसकी कोई वर्णन करना अवर्णनीय है। इसका कोई विचार करना ही नहीं, बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। इस बीच रांची के एक अस्पताल ने लोगों की परेशानी देखते हुए फ्री इलाज का ऐलान किया है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि जान इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लेकर के सारा कुछ जो भी है, दवाई, इलाज, ऑपरेशन, सब कुछ फ्री कर दिया। देश में तकरीबन 2,20,000 एटीएम हैं, जिनके बाहर या तो लंबी लाइन लगी है या फिर एटीएम बंद पड़े हैं। और बैंकों की स्थिति भी 3 दिन में सुधरी नहीं है। दिल्ली से अनु दीवान और सोनू कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 500 और 1000 के नोट बंद करने के सरकार के फैसले पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और उनके दोस्तों को इसकी जानकारी पहले से थी, तो कांग्रेस ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। वहीं प्रधानमंत्री ने कालेधन के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कदम उठाने के संकेत दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर काला धन रखने वालों को आगाह किया है। जापान के कोबे में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में काला धन रखने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ईमानदार लोगों की रक्षा करने के लिए मेरी सरकार सब कुछ करेगी और बेईमानों को तो हिसाब चुकता होके ही रहेगा। कि ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी के मामले में केंद्र सरकार ने एक बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के कदम से काला धन तो नहीं आएगा, लेकिन बड़े स्तर पर काला बाजारी चल रही है। जो इनके अपने दोस्त थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनका सारा पैसा ठिकाने लगा दिया गया और इस देश के लोगों को अब तंग किया जा रहा है। जितना काला धन है उसका केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इट विल चेंज हैंड्स।
सिस्टम के अंदर एक भी पैसा नहीं आने वाला। कांग्रेस ने भी कहा कि इस तरह के फैसले के पहले आम जनता को होने वाली परेशानियों के बारे में नहीं सोचा गया। क्या रहा है पिछले 3 दिन में? बैंकों में कतार है, आम आदमी लाचार है और मोदी जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे काला राजनीतिक फैसला बताया है और तुरंत वापस लेने की मांग की है। ना कि बैंक को हम पोर को दे दिया, कितना को दिया? देश में कितना बैंक है देखो, जिधर में बैंक ही नहीं है। मेरे स्टेट में 700 पंचायत एरिया है जिसमें बैंक ही नहीं है, तो कैसे बैंक का मार्फत पोर को दे दिया? पूरा झूठा बात कहता है। वहीं बीजेपी ने इसे विपक्ष की बौखलाहट करार दिया। इस तरह के काले धन कारोबारी, काले धन के जो कुबेर है, उनमें जो है वह हताशा, निराशा और बौखलाहट है। और इस हताशा और निराशा और बौखलाहट का असर कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर भी देखा जा रहा है, कुछ राजनीतिक दलों पर भी देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर नए 500 और 2000 रुपए के नोट जारी किए हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी जहां इस कदम को कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे तानाशाही और बिना सोच समझ के लिया गया फैसला बता रहा है। अन्नू दीवान, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटों की कमी से इनकार किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले 3 हफ्ते में सभी एटीएम काम करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि क्लीन मनी से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पुराने नोट बदलने की प्रक्रिया काफी बड़ी है। इसका मकसद क्लीन मनी है। उन्होंने भरोसा जताया कि अभी लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन आगे चलकर अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के पास कैश की कोई कमी नहीं है। अगले 2-3 हफ्ते में सभी एटीएम काम करने लगेंगे। क्योंकि बड़ी करेंसी रिप्लेस हुई है और बड़ी करेंसी जितनी रिप्लेस हुई है उतना बहुत पर्याप्त मात्रा में है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको छोटी करेंसी अधिक मिले, तो कहीं कहीं उसकी तकलीफ है। जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि 2 सप्ताह के करीब अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा कमती बढ़ती भी हो सकता है, एटीएम्स के रिकैलिब्रेशन में लगता है। विपक्ष के आरोपों पर वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ पार्टियों के बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना हैं। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर जेटली ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के एरियर की वजह से बैंकों में ट्रांजैक्शन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि काले धन को सोने या दूसरे तरीके से ठिकाने लगाने वालों पर नजर रखी जा रही है। सरकार ये कभी स्वीकार नहीं करेगी कि करेंसी में या बुलियन में गैर कानूनी रूप से कोई ट्रांजैक्शंस हो, और निश्चित रूप से उस पर नजर रहेगी। इससे पहले शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई और बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें नए नोटों की आपूर्ति के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि पिछले 2 दिनों में सभी बैंकों में 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की रकम जमा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के किरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन में आज एक सेना का जवान शहीद हो गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक किरन सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी की, जिसमें जवान हर्षिद शहीद हो गए। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की। उन्होंने इन हालात से निपटने के लिए बातचीत और विचार विमर्श पर जोर दिया है। इस बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। लाहौर चले गए, उसके बाद पठानकोट हुआ, वो रिस्पांस नहीं मिला, मगर फिर भी हमें कोशिश करते रहना है, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर में तरक्की चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं, तो मुफ्ती साहब की जो वो विजन है, वाजपेयी जी की वो जो शुरुआत है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर पंजाब सरकार ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने का वक्त मांगा है। मुक्तसर में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि वो राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश मंजूर न करने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में पानी की कमी है और ऐसे हालात में हरियाणा को वो पानी नहीं दे सकते। वहीं कांग्रेस ने आज पूरे राज्य में पंजाब सरकार के पुतले फूंके। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार राज्य के हितों को लेकर गंभीर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार को झटका देते हुए 2004 के पंजाब एक्ट को असंवैधानिक बताया था। The Punjab government, the BJP Akali government, is not reflecting the anxiety and anger of the people of Punjab.
So the government's failure in conveying the actual ground reality is the real problem here. बहुत सारी डिवाइस हैं, कोई मान लेते हैं, कोई नहीं मानते। आगे प्रेसिडेंट साहब के है कि वो मानते हैं कि नहीं। ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਵੀ ਐਡਵਾइस ਨਾ ਮੰਨੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੋ? ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी उद्योगपतियों और कारोबारियों से भारत में ज़्यादा निवेश की अपील की है। दौरे के आखिरी दिन उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच औद्योगिक साझेदारी से भारत के मझोले और छोटे उद्योगों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ उन्होंने बुलेट ट्रेन में सफ़र भी किया। जापान दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के साथ जापान की मशहूर तेज रफ्तार शिंकनसेन बुलेट ट्रेन में यात्रा की। मोदी और आबे ने टोक्यो से कोबे तक ट्रेन में सफर किया। इस ट्रेन की गति 240 से लेकर 320 किलोमीटर प्रति घंटे है। कोबे में कारोबारी जगत के नेताओं के साथ भोज के दौरान प्रधानमंत्री ने जापानी उद्योगपतियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। Greater interaction and cooperation between Kansai region and small and medium enterprise in India could prove transformational for our economic partnership. इस दौरान गुजरात राज्य और ह्योगो प्रांतीय सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसके तहत शिक्षा, कारोबार, संस्कृति, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर सहभागिता बढ़ाने पर सहमति बनी। I am confident that the agreement will give further impetus to the friendly exchange and cooperation which have excited for many years between Hyogo and Gujarat. कोबे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कावासाकी हैवी इंडस्ट्री देखने पहुंचे। यहां पर हाई स्पीड बुलेट ट्रेनों का निर्माण किया जाता है। प्रधानमंत्री को वहां पर इंडस्ट्री से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी दी गई। इससे पहले शुक्रवार को भारत और जापान के बीच असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इससे पहले जापान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले किसी देश के साथ परमाणु करार नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के संबंध ज़्यादा मजबूत होंगे। फिक्की में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने दोनों देशों के बीच अब तक की प्रगति पर खुशी जाहिर की। भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा दोनों मुल्कों के संबंध को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच सहयोग सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि इसके साफ नतीजे देखे जा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में बढ़ते आपसी सहयोग पर संतोष जाहिर किया। So we have exceeded $15 billion in defense trade in a very short period of time. Even in agriculture, an area where we are supposed to be at loggerheads on a regular basis, we have hit $6 billion in agricultural trade over the past several years. Now, I give you रिचर्ड वर्मा ने मौजूदा दौर में भारत और अमेरिका को नैसर्गिक सहयोगी करार दिया। रिचर्ड वर्मा ने कहा कि दोनों मुल्क दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और दोनों देश दुनिया में शांति और सद्भावना को लेकर प्रतिबद्ध हैं। That Prime Minister Modi and President Obama have set forth, that if the U.S. and India are the closest of partners, then the world will be a safer place. It's actually quite simple. अमेरिका में नए राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध किस दिशा में जाएगा, इस पर फिक्की ने कार्यक्रम किया। इसमें रिचर्ड वर्मा ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में दोनों देश वैश्विक स्तर पर सहयोग की नई इबारत लिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। Especially after we lost our son, I went into a completely different path. हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे जब तुम चले गए। मिर्जा गालिब ने जगजीत को आसमानी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 3 लोग थे जिनकी वजह से मिर्जा गालिब बन सके। एक तो नसीर, कमाल के एक्टर और कमाल के कंपोजर और आवाज जगजीत की, और तीसरे गालिब खुद। हर एक बात पे कहते हो तुम
कि तू क्या है। मैंने मिर्जा गालिब को गालिब बन के गाया, जगजीत सिंह बन के नहीं गाया। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मैं जगजीत में इस बार मिर्जा गालिब की कहानी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता पूरी तरह से अब स्वस्थ हो गई हैं। अपोलो हॉस्पिटल के मुताबिक उनका इन्फेक्शन अब पूरी तरह से काबू में है और उन्हें शारीरिक तौर पर मजबूत होना होगा। जयललिता की अस्पताल से छुट्टी उनकी इच्छा पर निर्भर करती है और इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। अस्पताल के चेयरमैन प्रताप सिंह रेड्डी ने कहा कि जयललिता अपनी इच्छा के मुताबिक डाइट ले रही हैं और लोगों से मुलाकात कर रही हैं। 68 साल की जयललिता को 22 सितंबर को सीने में इन्फेक्शन के चलते हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। बिहार के रोहतास जिले में एक पत्रकार की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त हुई जब पत्रकार सड़क के किनारे दुकान पर चाय पी रहे थे। बीजेपी और एलजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो जेडीयू और कांग्रेस ने राज्य सरकार का बचाव किया। बिहार के रोहतास जिले में शनिवार सुबह दैनिक भास्कर के पत्रकार धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हत्या के पीछे अवैध खनन माफिया का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। चाय पीने आए थे रोड पे, उसी समय एक कांड हुआ है। वो 3 गो था। कौन चीज था? वो बाइक से होगा। अब भाग गया तो हम लोग देखे, थोड़े खाली जाके गिरे तो हम लेके भागे यहाँ। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और एलजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। बिल्कुल, यहाँ जो है जंगल राज से भी बदतर राज है। नीतीश कुमार जी, निश्चय यात्रा को बंद कीजिए और बिहार की जनता की सुरक्षा की चिंता कीजिए, जहां पत्रकार, व्यापारी, चिकित्सक सभी लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं। वहीं जेडीयू और कांग्रेस ने राज्य सरकार का बचाव करते हुए दोषियों पर जल्द कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जो भी पत्रकार की हत्या में इन्वॉल्व है उसे हम 4 गुने और तेजी से पकड़ेंगे और 4 गुने ज्यादा स्पीडी ट्रायल करवाएंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि पत्रकार पे हमला सरकार पे हमला होता है। भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने के सिवा और आता क्या है? क्या बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारों की हत्या नहीं हुई है क्या? हाल के दिनों में राज्य में पत्रकार की हत्या का ये दूसरा मामला है। इससे पहले सीवान जिले में राजदेव रंजन नामक एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रेलवे अगले साल 2 लाख करोड़ का पूंजी निवेश कर बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाएगा। रेलवे का मानना है कि रेल बजट को आम बजट में समाहित करना एक अच्छा कदम है। बोर्ड के अध्यक्ष ए.के. मित्तल ने दावा किया कि इससे रेल की सेहत और बेहतर होगी। रेलवे मौजूदा नेटवर्क की विस्तार योजना को और गति देने के लिए अगले साल 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पूंजी निवेश करेगी। यह इस साल के पूंजीगत निवेश की तुलना में करीब 90% ज्यादा है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने शुक्रवार को आर्थिक संपादकों के सम्मेलन में दावा किया कि 5 सालों में 8,56,000 करोड़ रुपए की राशि रेलवे के क्षमता विकास में लगेगी। This year we are already ahead of the previous year, much higher than the previous year, and year after next year will be more, and year after next will be exponential growth, because we grew from about 40,000 crore to 1 lakh crore, from 1 lakh crore to 1,21,000 crore. Next year will be higher, and third year will be even probably 2 lakh plus. So you can imagine the benefit that will accrue to the economy as a result of which. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ए.के. मित्तल ने माना कि मौजूदा दौर में रेलवे भारी चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन क्षमता विस्तार के साथ गति पर उसका जोर है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2019 में पूरा होगा तो मुंबई दिल्ली और कोलकाता दिल्ली के बीच सभी गाड़ियों की गति बढ़ाकर 160 किलोमीटर तक की जाएगी। The railway network will not remain what it is presently. It will also grow now. And in the beginning, when the volumes are not enough, the network or new tracks or new lines which will come will not be electrified in the first go itself. रेलवे ने पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया है। अगले माह के अंत तक पूर्वोत्तर क्षेत्र को पूरी तरह से ब्रॉड गेज में बदल दिया जाएगा। 2020 तक पूर्वोत्तर के हर राज्य की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कैंसर के खतरे को दूर करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ मरीजों को भावनात्मक सहारा भी जरूरी है। एनजीओ कैंसर सपोर्ट की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ये बात कही। उन्होंने स्वास्थ्य की उपेक्षा से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर भी आगाह किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का कहना है कि बढ़ती आबादी के बीच स्वास्थ्य की उपेक्षा का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उपराष्ट्रपति ने कैंसर के लिए काम करने वाले एनजीओ कैंसर सपोर्ट की 20वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में हर बरस 1300 से ज्यादा लोगों की मौत कैंसर से हो रही है। उपराष्ट्रपति ने शुरुआती स्तर पर कैंसर का पता लगाने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। Neglect of health care will have a negative impact on our economy combined with rising population. For us, health is an issue of national security. Nobody talks about it. We cannot protect the sovereignty of the nation or ensure sustainable development unless we have a healthy population. कैंसर की समस्या से निपटने के लिए उपराष्ट्रपति ने इलाज पर ज्यादा खर्च की हिमायत की। साथ ही कैंसर मरीजों को भावनात्मक समर्थन की भी बात कही। Responding to palliative care needs of cancer patients requires not only the medical and nursing needs of the person affected, but also the patient's emotional and spiritual distress and support for the caregivers. उपराष्ट्रपति का कहना है कि रोग पर बढ़ता खर्च गरीबी बढ़ाने में सहायक है। इसे रोकने के लिए सरकारी संसाधनों का बेहतर आवंटन जरूरी है। मोहम्मद फतेह टीपू, राज्यसभा टीवी। बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ ने कहा है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण ने समूचे विश्व को सचेत होने की जरूरत है। संगठन ने कहा कि अगर जल्द ही प्रदूषण की रोकथाम के प्रभावकारी उपाय नहीं किए गए तो लोगों के दैनिक जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और संगठन ने बयान जारी कर कहा कि दिल्ली के 44 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रदूषण के चलते स्कूल नहीं जा पाए। एजेंसी के मुताबिक प्रदूषण का यह स्तर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दुनिया भर के कई शहरों के लिए खतरे की घंटी है। बच्चे जिन घातक बीमारियों का सामना कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण है। बीते एक साल में लंदन, बीजिंग, मैक्सिको सिटी, लॉस एंजलिस और मनीला में वायु प्रदूषण ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तोड़ दिया। यूनिसेफ ने हाल ही में कहा था कि दुनिया में 30 करोड़ बच्चे ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ही जहरीला है। संगठन के मुताबिक तमाम देशों को वायु प्रदूषण के स्रोतों में कटौती करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक दरगाह में हुए बम धमाके में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक धमाका बलूचिस्तान प्रांत के लास बेला में शाह नूरानी दरगाह में हुआ। धमाके उस जगह पर हुआ जहां पर सूफी नृत्य का एक कार्यक्रम चल रहा था। घायलों को नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे पर हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ले ली है। आज सुबह हुए इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हुए। हमला उत्तरी काबुल में कड़ी सुरक्षा वाले बगराम एयरफील्ड पर हुआ। परवान प्रांत के प्रवक्ता वहीद सिद्दीकी के मुताबिक आत्मघाती हमलावर ने सैन्य अड्डे के अंदर घुसकर खुद को बम छोड़ा लिया। पिछले साल दिसंबर में भी आतंकियों ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया था और उस वक्त 6 सैनिकों की मौत हुई थी। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी सियोल में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। एक दशक के दौरान दक्षिण कोरिया में इससे सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन माना जा रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। राष्ट्रपति भवन पहुंचने से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। पार्क को लेकर ये असंतोष उनकी पुरानी मित्र चोई सुन सिल के सरकार के प्रभाव को लेकर पैदा हुआ है। सिल पर सैमसंग समेत कई बड़ी कंपनियों से आर्थिक लाभ लेने के आरोप हैं और सिल इस वक्त हिरासत में है और सरकार से जुड़े कुछ घोटालों को लेकर उनसे पूछताछ चल रही है। जनता के गुस्से को शांत करने के लिए पार्क ने कई बार माफ़ी भी मांगी और अहम विभागों में बड़े फेरबदल किए, लेकिन जनता उनके इस्तीफे से कम पर तैयार नहीं। राजकोट टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड ने दूसरी पारी में ठोस शुरुआत की है। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए 114 रन बना लिए और इस तरह उनकी कुल बढ़त 163 रन हो गई। कप्तान लेस्टर कुक 46 जबकि हसीब हमीद
62 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। इससे पहले कल के स्कोर 4 विकेट पर 319 रन से आगे खेलते हुए भारत की पहली पारी 488 पर सिमट गई। भारत की ओर से आर अश्विन ने 70, रिद्धिमान साहा ने 35 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से लेग स्पिनर आदिल रशीद ने 4 विकेट हासिल किए। भारतीय हॉकी टीम के मुखिया नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिषद के 12वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो न सिर्फ पहले भारतीय हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिषद की गद्दी पर कब्जा जमाया, बल्कि पहले गैर यूरोपीय भी हैं जिन्हें इस पद पर पहुंचने का गौरव हासिल हुआ है। दुबई में हुए चुनाव में बत्रा को सबसे ज़्यादा 68 वोट मिले, जबकि आयरलैंड के डेविड बॉल्बिनी को 29 और ऑस्ट्रेलिया के केन वीड को 13 वोट मिले। माना जा रहा है कि एशियन हॉकी फेडरेशन का उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें एशियाई, अफ्रीकी और मध्य अमेरिकी देशों में समर्थन मिला। बत्रा फिलहाल हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।